नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी नमस्कार। में आपका स्वागत है। हमारे साथ ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की इस एपिसोड में श्री विश्वनाथ जी हैं। और जब मैंने अपने फेसबुक पर और जो प्रचार का पोस्टर बना उसमें विश्वनाथ जी के बारे में लिखा तो मुझसे बहुत सारी इंक्वायरी आई। बहुत सारे लोगों ने पूछा। एक ने तो ये भी पूछा कि क्या ये वही हैं जो नवनीत के संपादक थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी को नवनीत भी याद है। आज हम विश्वनाथ जी से बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे, हम उन्हीं से आग्रह करेंगे कि वो अपने बारे में संक्षिप्त में बताएं। फिर हम उसके बाद पत्रकारिता के बारे में, उनके जीवन में जो लोग आए, खासकर डॉक्टर धर्मवीर भारती जैसे लोग, नारायण दत्त जी जैसे लोग, हिंदी पत्रकारिता के छोटी उम्र में बहुत बड़ा कद रखने वाले जिनको विश्वनाथ जी ने सिखाया, श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह, इन सब के बारे में भी बातचीत करेंगे। पत्रकारिता में किन चीजों को कैसे संभाला जाता है अगर कोई चीज बिगड़ जाती है, क्योंकि विश्वनाथ जी नवभारत टाइम्स के भी संपादक रहे और फिर देश की महान पत्रिका धर्मयुग के भी संपादक रहे। डॉक्टर धर्मवीर भारती पहले धर्मयुग के संपादक थे। उन लोगों के बारे में आज के लोगों को नहीं पता। आज के लोगों को मतलब पत्रकारिता के छात्रों को नहीं पता है, बल्कि जो पत्रकारिता में बड़ा नाम कर चुके हैं उनमें से भी बहुतों को नहीं पता। ये विडंबना है, दुर्भाग्य है कि हम अपने गए उन्हें हम। मैं विश्वनाथ जी का स्वागत करता हूं और विश्वनाथ जी आपसे आग्रह करता हूं, मैं हमेशा आपको भाई साहब कहता हूं लेकिन हम इसके ऊपर हैं तो मैं नाम लेने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आप मुझे बहुत संक्षिप्त पहले अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, क्योंकि लोग हमसे एक बात कहते हैं कि आप जब परिचय देते हैं संक्षिप्त में ऐसे ऐसे रहे कह के निकल जाते हैं, पर वो खुद आदमी अपना क्या विश्लेषण करता है, अपने बारे में क्या सोचता है, वो जरूर सवाल पूछे। और ये हमसे बहुत सारे दर्शकों ने कहा, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। और बहुत सारे पत्रकारों ने कहा है कि मैं आपको उनकी याद दिला दूं, जिनमें एक चंचल जी हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि हाँ विश्वनाथ जी बहुत मैं उनका प्रिय रहा हूं, वो मेरे प्रिय रहेंगे, मेरा आई उनसे होप बिल्कुल आई देख रहे नमस्ते होंगे। कह दीजिए। नमस्ते तो चंचल। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कृपा करके, चंचल जी हमारे इस प्रोग्राम में आ चुके हैं हम्म। लेकिन हमने उनसे शिक्षा के बारे में बात की। चंचल जी का पत्रकारिता वाला स्वरूप रह गया है, वो इस सीरीज में शायद एक हफ्ते के बाद आएंगे। मैं आपको खबर करूंगा, आप अगर ठीक समझे तो उनको स्वागत सुनना करें। चाहें तो सुनिए। तो भाई साहब, मैं आपसे ये पूछता हूं कि पहले आप जो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी पत्रकारिता के बारे में, अपनी दृष्टि के बारे में, जिन लोगों के साथ आप रहे, संक्षिप्त में उनके बारे में बता दें, फिर हम आगे बढ़ें इस सवाल के ऊपर। संतोष, शुक्रिया। जो कुछ आपने कहा और जो कुछ आप कर रहे हैं उस सबके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकारिता के क्षेत्र में जब मुझसे आप मेरा परिचय पूछेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परिचय तो वो महादेवी जी दे गई थी कि परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो हम लोगों के परिचय क्या ज्यादा बात है। नहीं होते हैं, वरना होने भी नहीं चाहिए। कि पत्रकारिता को हमने जिंदगी का एक उद्देश्य बनाया था। 50 साल पहले की बात होगी जब मैं पत्रकारिता में आया था, और शुरुआत भी मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से हुई थी और वहीं से मैं बाहर भी आया। लेकिन पत्रकारिता को हम लोगों ने या मेरी पीढ़ी ने जिस रूप में लिया था, वो कुल मिलाकर के पत्रकारिता के माध्यम से कुछ करने की आकांक्षा वाले लोगों का पेशा था। कुछ करने की, कुछ की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये कुछ जो है बड़ा महत्वपूर्ण था। कि हमको ऐसा लगता था, जब मैं पढ़ता था, बच्चा था, जब स्कूल में पढ़ता था, तब से मुझे भूत सवार हुआ था कि यही चीज है जो हमें करनी चाहिए। मुझे याद है, मैं बचपन से, उस समय उसको पत्रकारिता तो नहीं कहूँगा लेकिन कहाँ बीज पड़ा होगा, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। कि मैं छोटा सा था, 7वीं 8वीं या 9वीं में 8वीं में पढ़ता था। तो उस समय खबर आई, रफ़ी अहमद किदवई, जो किसी ज़माने में देश के अन्न मंत्री हुआ करते थे और बहुत ईमानदार आदमियों में उनकी गणना होती थी, राजनेताओं में, उनका देहांत हो गया। ये खबर मैंने अपने उस छोटे से कस्बे में जहाँ मैं रहता था, सिरोही में, एक रेडियो पर सुनी। किसी के घर रेडियो था, मेरे घर में रेडियो नहीं था।
और बहुतों के घर में रेडियो नहीं होता था उस जमाने में। तो वहाँ जब मैंने खबर सुनी तो मुझे लगा कि ये तो बात बहुत महत्वपूर्ण है, इतना बड़ा आदमी चला गया, लोगों को पता होना चाहिए। और मैंने उस दिन अपनी कॉपी में से कुछ पन्ने फाड़े और छोटी छोटी चिट तैयार की, उसके नीचे वो लगाया, कार्बन कॉप लगाया और उस पर लिखा कि रफ़ी अहमद किदवई नहीं रहे। और उस छोटी छोटी स्लिप्स को मैं अपने पड़ोस के सारे घरों के अंदर डाल आया रात के समय, ताकि सवेरे जब वो उठें तो वो इस खबर को पढ़ लेंगे और जान लेंगे कि इतना बड़ा आदमी हमारे पीछे अब नहीं रहा है। अब मैं नहीं जानता कि उनमें से कितनों ने वो चिट उठाई होगी और उठाने के बाद समझे भी होंगे कि नहीं समझे होंगे या फेंक दी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जानकारी देने वाली बात थी, ये जो बीज पड़ा, ये उस समय से चल रहा होगा। और जानकारी देना और जानकारी को विश्लेषित करना, ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हमारे समाज की एक आवश्यकता है, मनुष्यता की आवश्यकता है ये। तो उसी उद्देश्य को लेकर के मैं पत्रकारिता में आया था। और भी प्रलोभन थे लोगों के, बहुत सारे रास्ते भी थे, सरकारी नौकरी भी थी, अध्यापकी भी थी, लेकिन मैंने पत्रकारिता को सिर्फ इसलिए चुना कि मुझे लगा कि इसके माध्यम से मैं अपने आप को, अपने आप के प्रति ईमानदारी बरत सकूंगा और अपने आप को, क्या कहना चाहिए, प्रमाणित करने की कोशिश कर सकूंगा। अब उस कोशिश में हम कितना सफल हुए तो नहीं पता है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा संतोष के ईमानदारी से इस पेशे को चुना था और ईमानदारी से इस पेशे में जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है किसी पत्रकार का इससे बड़ा क्या परिचय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मैं एक चीज विश्वनाथ जी के बारे में आपको बताना भूल गया। विश्वनाथ जी बंबई के ऐसे पत्रकार थे जो लगातार दूरदर्शन के ऊपर, बंबई दूरदर्शन के ऊपर, जिसके प्रसारण इनके बनाए प्रोग्राम सारे देश में फिर जाते थे दूसरे केंद्रों में, सबसे चर्चित पत्रकार थे। और इन्होंने जो उसके ऊपर वार्ताएं की, जिन लोगों के इंटरव्यू लिए, वो अपने आप में मास्टरपीस हैं और आज भी दूरदर्शन की लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उन सबका अगर संकलन किताब के रूप में आ जाए तो वो बहुत कमाल का होगा। विश्वनाथ जी हम लोगों की पीढ़ी के पहले टेलीविजन जर्नलिस्ट जो इंटरव्यू लेते हैं इतना ज्यादा, और जिस तरह से खोद के ये लेते थे, वो कमाल का अनुभव था देखना भी। और अगर कोई लाइब्रेरी में जाके देखे तो उसके लिए आज भी वो रोमांचित कर देगा। वैसे अब ये बताइए, जो आपने सोचा था पत्रकारिता को लेकर के, जानकारी को सामने रख करके, आप जब संपादक थे नवभारत टाइम्स के, पहले मैं नवभारत टाइम्स से शुरू करता हूं क्योंकि धर्मयुग टुगेदर दूसरी कहानी थी। जब आप नवभारत टाइम्स बंबई में थे, आपने उसमें कितनी सफलता पाई, या आप जिन लोगों को लीड करते थे या जो स्टोरीज आती थी उन स्टोरीज को आप कैसे शेप देते थे, उनको एंगल कैसे देते थे? ये सवाल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि नवभारत टाइम्स या कोई भी अखबार, दैनिक अखबार जो होगा, वो सिर्फ संपादक का अखबार नहीं होता है, वो पूरी टीम का अखबार होता है और पूरी टीम को अनुप्राणित करना पड़ता है। ये काम संपादक का होता है कि वो उनमें इस तरह की भावनाएं पैदा करे या उनमें इस तरह की इच्छा पैदा करे कि वो अपने आप को प्रमाणित करें। तो ये कोशिश हमारी शुरू से रही। मैंने जो शुरुआत की थी तो कब रिपोर्टर से की थी, सबसे जूनियर हुआ करता है, और मुझे बहुत खुशी होती थी कि जब मैं बाहर जाता था और थोड़ा सा भी कोई अच्छा कार्यक्रम मुझे मिल जाता था कवर करने के लिए, तो मैं समझता था आज तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिससे मुझे याद है कि गांधी जी की शताब्दी मनाई गई थी मुंबई शहर में, तो यशवंतराव चौहान उस समय शायद विदेश मंत्री थे या रक्षा मंत्री थे, वो आए थे। तो जब मुझे मेरे न्यूज़ एडिटर ने कहा कि आप जाइए और इसको कवर करके आइए, तो मुझे वो इतनी खुशी हुई थी कि मुझे इतना महत्वपूर्ण काम आज सौंपा गया है कि देश के रक्षा मंत्री का भाषण कवर करने के लिए मुझे चुना गया है। तो अपने आप में थ्रिल होता था एक इस तरह की चीज़ों का। तो जब तक ये थ्रिल पत्रकार में बना रहेगा ना, तब तक मुझे लगता है पत्रकार कुछ कर पाएगा। जब तक, जिस दिन ये थ्रिल खत्म हो जाए हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में, ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी, एक भाषण कवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसमें थ्रिल अनुभव करना और ये सोचना कि मैं कुछ महत्वपूर्ण कर रहा हूँ, ये हम अपने साथियों में पल्लवित करने की कोशिश जरूर किया करते थे जब हम थोड़े सीनियर बन गए थे। लेकिन वो बहुत बाद की बात है, सीनियरिटी तो बहुत बाद में आती है। उससे पहले जब मैंने कब रिपोर्टर रहा, फिर सब एडिटर रहा, फिर मैं रविवार्ता के
उनकी जो संस्करण था उसका इंचार्ज रहा, तो वो काफी लंबा एक हिस्ट्री है। और मुझे लगता है कि उस दौरान मुझे बहुत सारे अच्छे साथी मिले, हमारी नवभारत टाइम्स में भी मिले। धर्मयुग वहीं उसी संस्थान से प्रकाशित होता था और वहीं से होता था, सारिका थी वहां से। एक यहाँ सवाल है, जब आप संवाददाता का या पत्रकार का धर्म निभा रहे थे, एक्टिव जर्नलिस्ट का रोल, आपके ऊपर कभी दबाव, कभी प्रलोभन, किसी खबर को गिराना, किसी खबर को ज्यादा प्ले अप करना, इसके कुछ दबाव आए अंदरूनी या बाहर के? बहुत, देखिए, छोटे रिपोर्टर्स जो कब रिपोर्टर होते हैं या जूनियर लोग जो होते हैं, उन पर दबाव नहीं आया करते। दबाव उनके बॉसेस पर आते हैं और उनको इशारे मिल जाते हैं और उनको इशारे पता भी चल जाते हैं। छोटा रिपोर्टर या सब एडिटर, उसको तो जैसा कहा जाएगा, सीनियर आदमी जैसा कहेगा वैसा उसे करना ही होता है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसे कोई खतरा मोल लेना नहीं पड़ा कि मुझे कहा जाए कि ये चीज़ आपने क्यों दे दी, या ये चीज़ मत देना, या इसको छोटा कर देना। मैं अब छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ। तब भी मैं रिपोर्टर था और एक चंद्र स्वामी हुआ करते थे, आपको याद होगा। चंद्र स्वामी बहुत सारे नेताओं के गुरु भी रहे हमारे देश के, और बहुत विवादास्पद व्यक्तित्व भी रहे। तो हमारे संपादक जी थे उस समय, महावीर अधिकारी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि देखो यार, ये चंद्र स्वामी आए हुए हैं और ये हमारे मालिकों के घर में ठहरे हुए हैं, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिकों के घर में ठहरे हुए थे, उनके मेहमान थे, और इनका जरा एक इंटरव्यू करके ले आओ। तो फोटोग्राफर को भी लेते जाना। तो मैं फोटोग्राफर को लेकर के वहां पहुंच गया उनके पास में। अब मैं चंद्रा स्वामी को, मैं उनको देखा कि भाई चंद्रा स्वामी भगवाधारी हैं, तो कुछ अध्यात्म की बात करनी चाहिए इनसे। तो मैं उनसे अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, उनसे नैतिकता की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी इस तरह की बातें मैंने शुरू की। तो उनको थोड़ा असहज हो गए। मेरे को लगा कि क्यों बस ठीक ढंग से क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं। फिर वो बोले कि नहीं, तुम मेरे चमत्कारों की बात करो। अभी मैंने एक यज्ञ किया था असम में जाकर, वहां का कुछ चमत्कार बताना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे चमत्कारों से कोई मतलब नहीं है स्वामी जी, मुझे जानना है, आप अध्यात्म पुरुष हैं, कुछ बड़ी बातें कहेंगे, तुम्हारे पाठकों को कुछ मिलेंगी। वो नहीं माने, तो वो लगे रहे पीछे और मैं भी लगा रहा कि नहीं, मुझे तो आपसे बात यही करनी है। बहरहाल जो बात भी हुई थी, जितनी भी हो सकी, अंत में उन्होंने ये कह दिया मुझे चलने से पहले कि विश्वनाथ जी, आपने और तो कोई बात मेरी नहीं मानी है, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आप आगे चल करके देश के बड़े पत्रकार नहीं, नेता बनेंगे, जो मैं आज तक नहीं बना। लेकिन मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी देखिए, ये अगर जल्दी आगे चल के क्या परिभाषा, कब की बात है? तो बोले कि साल 2 साल तक के हो जाएगा ये। मैंने कहा 2 साल तो मैं रहूंगा, आप भी रहेंगे। 2 साल में अगर मैं बन गया नेता देश का या कहीं का भी, तो मैं आपके पास आके आपके चमत्कारों के लिए आपके चरण छूऊंगा। ना तो मैं कभी दोस्त नेता बना आज तक, और ना चरण छूने की कोई जरूरत पड़ी। लेकिन जब मैं उनकी रिपोर्ट लेकर के आया, और वो रिपोर्ट मैंने कुल 3 पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में रिपोर्ट बनाकर सिंगल कॉलम में हम लोगों ने उसको छाप दिया। तो अधिकारी जी ने पूछा कि ये क्या है भाई, वो क्या कहेंगे मालिक लोग? मैंने कहा सर, उन्होंने और कुछ कहा ही नहीं, वो चमत्कार करते रहे, यही 2 ढंग के मैं सेंटेंस निकलवा पाया उनसे, तो मैं आपको दे रहा हूँ इसमें। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये कि मालिकों ने कभी कुछ नहीं कहा, ना अधिकारी जी से कहा, ना अधिकारी जी ने मुझसे कुछ कहा। और वो रिपोर्ट बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रिपोर्टर चाहे तो अपनी बात कह सकता है, अच्छी तरह से रख सकता है, संपादक को भी समझा सकता है और मालिक को भी समझा सकता है। लेकिन ये मालिक तक वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन अपने संपादक को समझाना ये बड़ी जरूरी चीज हुआ करती है। और यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो संपादक भी आपकी ईमानदारी में अड़चन नहीं डालेंगे। तो मैं इसके पहले कि डॉक्टर अधिकारी के बारे में आपसे पूछूं, जिनकी जगह आपने ली थी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब आप संपादक बने नवभारत टाइम्स के, उस समय के क्या कटु अनुभव आए और क्या सुखद अनुभव आए? ये क्योंकि नवभारत टाइम्स उस समय बंबई का एकमात्र ऐसा अखबार था जो हिंदी भाषी लोगों के दिमाग को बदलता था या सूचना देता था, जैसा कहें। आज भी नवभारत टाइम्स बंबई में सबसे बड़ा अखबार है हिंदी का, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हिंदी भाषी लोग उसको उसी रूप में पढ़ते हैं, देखते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जमाने में, क्योंकि और कोई अखबार थे नहीं, तो नवभारत टाइम्स का स्थान सबसे आगे था जितने भी थे उनमें, और उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा भी थी। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगा कि नवभारत टाइम्स अपनी कम्युनिटी से, यानी अपने पाठकों से जुड़ा हुआ अखबार था।
ये चीज हमारे अंग्रेजी के अखबारों में उस समय या अब भी नहीं इतनी दिखाई देती, अब थोड़ी थोड़ी दिख रही है, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। वो अपने आप को जमीन से 6 इंच ऊंचा समझा करते थे, तो जमीन से जुड़े मुद्दे भी उनमें कम हुआ करते थे। लेकिन नवभारत टाइम्स जैसे अखबार ने समुदाय के साथ, जो पाठक है उसके साथ जुड़ करके काम करने की कोशिश की, और मुझे लगता है काफी कुछ अच्छे काम कर लिए थे। इस संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना सा कहना है कि कटु अनुभव या अच्छे अनुभव तो अलग बात हुआ करती है, पर मैं लगभग 80 के करीब, सन 1980 के आसपास में संपादक बना था, तो उस समय भी स्थितियां ऐसी नहीं थी कि जैसी आज नहीं होती हैं सब तरफ। उस समय भी ऐसी स्थितियां थी, आज भी ऐसी स्थितियां हैं। मालिक उस समय भी अपने हितों को देखते थे, आज भी अपने हितों को देखते हैं, और अखबारों को या मीडिया को, पूरे मीडिया को प्रभावित करने वाले जो हमारे उद्योग धंधे हैं, वो भी उसी रूप में मीडिया को लेना चाहते थे, पहले भी उसका उसी तरह से उपयोग करना चाहते थे। लेकिन मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे मालिक आपका साथ भी दे सकता है। मुझे याद है कि हमने एक बहुत बड़ी कंपनी उस समय शुरू हुई थी, नाम नहीं लूंगा मैं, और उसका पहला पब्लिक इशू आया था, बहुत बड़ा पब्लिक इशू, बहुत बड़े विज्ञापन आए थे बड़े बड़े अखबारों में उसके, और हमने एक खबर छापी उस समय, उसी जब उसको जिस दिन उसका इशू होना था। आप हाना मत कीजिएगा, ओनली विमल तो नहीं थी? नहीं, ओनली विमल नहीं। नहीं, बुराई कोई नहीं उसमें, ये गलत काम नहीं था, मतलब नाम भी लेने की बुराई भी नहीं है उसमें। लेकिन वो जो उन्होंने जो भी दिया, हमने एक रिपोर्ट छापी, और हमारे बड़े अच्छे पत्रकार थे, अभी भी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, संजय पुगलिया, मैं नाम लेना चाहता हूँ उनका, कि वो इस काम को किया करते थे उस समय हमारे यहाँ। तो उनसे हमने एक रिपोर्ट तैयार करवाई कि उस इशू में कहाँ कहाँ खतरे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो सारे खतरे जो हुआ करते हैं, ये उनके जो आता है बारीक प्रिंट में, जिसे कहते हैं ना, छापा जाता है, जो पढ़ा ही नहीं जाता, कभी देखा जाता है सिर्फ उसको। तो उसके आधार पर हमने एक अच्छी सी रिपोर्ट बना करके हमने छापी कि ये इशू आ रहा है, मेगा इशू, पहला मेगा इशू था वो। तो जरूरत इस बात की है कि इसके बारे में आप लोग जान लें अच्छी तरह से, और जो भी निर्णय लें वो सोच समझ करके लें। इस तरह की रिपोर्ट बन गई थी। रिपोर्ट छपने के दूसरे दिन ही मालिक खुद वो नवभारत टाइम्स के कार्यालय में आए और हमारे एमडी से मिले, टाइम्स ऑफ इंडिया के। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई आए हैं, ज़रा इनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा भेज दीजिए। वो आ गए और हमने उनसे बात की। तो मैंने कहा कि अगर इसमें कुछ भी गलत है तो मैं उसको इतनी प्रमुखता के साथ में पूरा बड़ा 6 कॉलम का एंकर बना करके छापूंगा, और आपके वक्तव्य के साथ छापूंगा, आपका चित्र भी दे दूंगा उसमें। आई मस्ट गिव क्रेडिट टू दैट जेंटलमैन कि उन्होंने कहा कि नहीं, गलत तो कुछ भी नहीं है। तो जब गलत कुछ नहीं है तो मैंने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं कैसे कहूँ कि अपने रिपोर्टर से कि ये रिपोर्ट नहीं, कुछ और बना दो। और उन्होंने मेरे से अच्छी तरह से खड़े होकर के हाथ मिलाया और बोले कि अब हम दोस्त बन सकते हैं। तो आज तक मेरे दोस्त हैं। लेकिन स्थिति वही थी कि हमने उनके बारे में जो छापा वो उनके कष्ट कर तो हुआ होगा, नेचुरली होता है कि इतना बड़ा मेगा इशू निकाला है और करोड़ों रुपए का खर्चा उन्होंने किया था उसके लिए, विज्ञापनों वगैरह पर। लेकिन पत्रकारिता का काम भी तो है, कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए और कुछ इसका धर्म भी तो होना चाहिए कि हमें जो बात सही लगती है वो हम अपने पाठक तक पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है हम गलती भी करते हो कभी, लेकिन खुद को अगर सही लग रही है तो वो बात बड़ी निर्भीकता के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में सामने रख देनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ पत्रकार का एक दायित्व हुआ करता है, और हम इस तरह की कोशिशें करते रहते थे। संजय पुगलिया आज देश के बड़े पत्रकार हैं और संपादक भी रहे हैं एक चैनल पे। मुझे अभिमान है उन पर। मैं उन्हीं के बारे में मैं उनके बारे में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि संजय पुगलिया को आपने अपने सामने बड़ा होते देखा, उनको विकसित होते देखा। उनके प्लस माइनस थोड़े से अगर बताएं तो बहुत अच्छा। देखिए, माइनस तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, मुझे समझ भी नहीं आएंगे, लेकिन प्लस जो है वो माइनस भी बता देता हूँ। सबसे बड़ा माइनस तो ये है कि वो आदमी जिद्दी है, और अगर उसको कोई बात सही लगती है तो उसको वो कहे बगैर रहता नहीं है। बड़ी बड़ी मतलब लालच स्वीकार नहीं करता है। ये तो कोई माइनस, आज की सभ्यता में, पत्रकारिता में ये चीजें जो है ये माइनस पॉइंट गिनी जाती हैं। तो लेकिन संजय में एक चीज जरूर मैंने उस समय भी देखी थी और लगातार बनी रही है कि वो किसी भी चीज को समझने की ईमानदारी से कोशिश करता है और उसके बाद में उसे सामने रखने की
इच्छा भी उसकी रहती है और वो रखता भी है इस तरह से। और यही कारण है कि संजय इतने आगे बढ़े हैं पत्रकारिता में। इस तरह से छलांगे लगाना कोई आसान काम नहीं हुआ करता है। आप लोगों को भी, आप स्वयं उसके उदाहरण है कि किस तरह छलांग लगाना कितना मुश्किल काम हुआ करता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है देख देख करके कि मेरे साथियों में से कुछ इतने आगे हो जाएं कि हमको उन्हें देखने के लिए ऊंचा देखना पड़े। अच्छा लगता है। जी, तो अब हम आते हैं डॉक्टर अधिकारी की तरफ। 2-3 नाम मैं लेता हूं जिनके बारे में थोड़ा सा आज के लोगों को समझाइए। डॉक्टर महावीर अधिकारी, डॉक्टर धर्मवीर भारती, नारायण दत्त जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और आप तो फिर उनकी जगह संपादक हुए, और ऑफ कोर्स सुरेंद्र प्रताप सिंह। तो इन चारों नामों को पहले अगर थोड़ा सा इनके बारे में, क्योंकि आप इनके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट रहे हैं, तो भाई साहब थोड़ा इनके बारे में बताइए तो लोगों को थोड़ी जानकारी हो। महावीर अधिकारी मुंबई नवभारत टाइम्स के संपादक रहे अरसे तक, 13-14 साल तक रहे थे शायद वो। और उससे पहले भी दिल्ली में नवयुग नाम का एक साप्ताहिक निकलता था, उसमें वो संपादक थे। और जब वो यहाँ आए थे मुंबई शहर में, हम तो तब नहीं थे, हमारे से काफी पहले आ चुके थे वो, तो उनको एक नई तरह की दुनिया मिली थी सामने। महावीर अधिकारी बड़े मस्त मौला आदमी कहे जाते थे, लेकिन पत्रकारिता में उनके पास अपनी एक दृष्टि अवश्य थी और उसका उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। मुंह फट तक की स्थिति तक आकर के वो कुछ भी कह सकते थे आपको। ये किसी व्यक्ति में इस तरह की चीजें कोई बहुत बड़ा गुण भी नहीं होती हैं, लेकिन आज की दुनिया में ये गुण भी है कि आप किसी को कुछ भी कह सकें ईमानदारी के साथ में। तो अच्छा लगता है देखना ऐसे व्यक्ति को। महावीर अधिकारी नवभारत टाइम्स के संपादक थे और जब मेरा चयन हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया संस्थान में ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में, तो जो पैनल बैठा था सामने इंटरव्यू लेने वाला, उस पैनल में महावीर अधिकारी भी थे और धर्मवीर भारती भी थे पत्रकारों की तरफ से। 2 हिंदी के पत्रकार वहाँ थे, बाकी कुछ अंग्रेजी के पत्रकार थे और लोग भी थे। तो मुझे लगा कि महावीर अधिकारी के साथ में काम करना एक बहुत सुखद स्थिति है, इस माने में कि वो आपको कुछ भी करने देते हैं। जब मैं बताऊं आपको कि रविवार ये संस्करण में देखा करता था, और आपातकाल की बात करना चाहता हूं मैं। आपातकाल में महावीर अधिकारी इंदिरा भक्तों में गिने जाते थे और रोज शाम को बहस दफ्तर जाने से पहले वो मुझसे बहस किया करते थे बुला करके, और हम इंदिरा गांधी की आलोचना करते थे और वो इंदिरा गांधी की प्रशंसा करते थे। उस जमाने में भी उन्होंने एक किताब भी लिखी थी राग दुर्गा नाम से। ईमानदारी के साथ में उनका पक्ष लेते थे वो, और मुझे लगता है कि ईमानदारी बड़ी चीज हुआ करती है। आपातकाल का समर्थन यदि कोई पत्रकार कर रहा है तो मैं उसको इसलिए उसकी आलोचना नहीं करूंगा कि वो क्यों कर रहा है। मैं उसको ये जरूर कह सकता हूँ कि आप जो सोच रहे हैं, आपका जो तरीका है सोचने का, वो गलत तरीका है। वो हमने अधिकारी जी से कहा भी था, और मुझे खुशी इस बात की होती थी कि वो मेरे संपादक थे। मैं कोई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट नहीं था तब तक नवभारत टाइम्स में, फिर भी वो मेरी बात को पूरी ईमानदारी के साथ सुनते थे। स्वीकारें या नहीं स्वीकारें वो अलग बात हुआ करती है, लेकिन वो सुनते थे। मुझे याद है उस जमाने में हम नवभारत टाइम्स में बहुत कुछ ऐसा छापते थे अपनी तरफ से, ऐसा लगता था जो आपातकाल में नहीं छपना चाहिए था। जैसे यदुनाथ थत्ते मराठी के एक बहुत बड़े लेखक हैं, हिंदी में भी लिखते थे, तो और वो समाजवादी विचारधारा के थे और बहुत स्पष्ट बातें कहने वाले व्यक्ति थे। तो उनके लेखों को मैंने उस दौरान लगातार छापा। तो उसमें एक दिन अधिकारी जी जब रिटायर होने लगे थे, तब उन्होंने एक बात मुझे उस दिन कही कि विश्वनाथ, ये मत समझो कि मुझे पता नहीं था कि तुम क्या छाप रहे हो, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि तुम मेरा गला नहीं कटवाओगे। दिस इज समथिंग, किसी भी संपादक से ये सुनना किसी भी जूनियर के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। सो दैट शोज कि वो आदमी कितने ऊंचे भी थे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके विचार नहीं मिलता तो अलग बात हुआ करती है, लेकिन विचार न मिलने के बावजूद विचार, दूसरे के विचार का सम्मान करना, ये अधिकारी जी में था। और ये मुझे लगता है किसी भी बड़े संपादक में होना चाहिए इस तरह की बात। इस नाते मुझे अधिकारी, मैंने बताया कि उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि मैं समझ रहा था कि मैं इनको मूर्ख बना रहा हूँ, छाप रहा हूँ और इनको पता ही नहीं चल रहा है, जबकि मैं बन खुद ही रहूंगा मूर्ख के। अगर पता ही नहीं चला तो फायदा क्या है छापने का। लेकिन एक चीज थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ में काम करने का मौका अगर मुझे मिला तो अच्छी बात है। उन्होंने बहुत छूट दे रखी थी, मुझे ही नहीं बाकी पत्रकारों को भी छूट दे रखी थी, कोई काम तो करे। उनकी पीड़ा सिर्फ ये थी कि हमारे यहाँ के पत्रकार उस समय कम से कम तैयारी के साथ इस पेशे में नहीं आते थे। कुछ करना है, चलिए यही
पत्रकारिता कर लेते हैं, टीचर ही नहीं मिली तो पत्रकारिता में चले आए। तो उस समय उनको इस तरह के पत्रकार शुरू में मिले थे, तो इसलिए उनके कुछ कटु अनुभव रहे होंगे, इसलिए वो युवा लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया करते थे। मुझे भी मिल जाता है। अच्छा, मैं इसके पहले कि डॉक्टर जी मैं इसके पहले कि डॉक्टर भारती के बारे में पूछूं आपसे, आप जब संपादक थे तो 2 लोग शायद आपके साथ और थे, एक रामकृपाल और एक नकवी, ये दोनों आपके साथ थे? दोनों नवभारत टाइम्स से मेरे साथ थे। राइट। तो सब इनकी अच्छाई बुराई, क्योंकि दोनों आपके सिखाए हुए, एक संपादक बना नवभारत टाइम्स का और एक आज तक के संपादक बने, इन दोनों के बारे में कुछ बताइए। जैसे आपने संजय पुगलिया के बारे में बताया, ये मेरी समझ से बहुत बड़ी चीज है कि आपने इस तरह के लोगों को क्रिएट किया। मैंने नहीं किया, उनमें कुछ था इसलिए वो बन सके। कोई मतलब ये दावा करे, मेरे ही बॉसेस अगर दावा करें, महावीर अधिकारी या धर्मवीर भारती या नारायण जी वगैरह अगर ये दावा करें कि हमने इसको बनाया, तो मैं उसे अस्वीकार कर दूंगा। उनका योगदान जरूर रहता है, लेकिन उनमें कुछ है। संजय पुगलिया का नाम अगर मैंने लिया तो उसमें कुछ था, इसलिए वो सामने आ सका है। रामकृपाल या नकवी, इनमें कुछ है, इसलिए वहां तक पहुंचे जहां पहुंच सकते थे ये लोग। तो मुझे लगता है कि, और पत्रकारिता में भी ऊपर की कृपा से कुछ नहीं होता है, कृपा शब्द होना भी नहीं चाहिए, ऊपर की अकृपा से जरूर कुछ होता है। यदि संपादक आपको क्वेश्चन करता है, सवाल उठाता है आपके किए पर, तो मुझे लगता है वो आपको ज्यादा फायदा देता है। तब आप तैयारी के साथ में आते हैं, अपनी बात कहने की स्थिति में होते हैं, संपादक को समझा सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे क्यों सही लग रहा है। तो ये स्थितियां पैदा होनी चाहिए। और मेरे सारे सहयोगियों के साथ मुझे इसी तरह से मैंने रखा था कि हम सब साथ में काम करने वाले लोग हैं, कोई किसी से सीनियर या जूनियर नहीं होता है। पता नहीं किसके पास क्या प्रतिभा हो, उसकी प्रतिभा का उपयोग होना चाहिए, उसकी प्रतिभा को सामने आना चाहिए, सामने लाने में मददगार हो सकते हैं हमारे सीनियर लोग। ऐसा काम यदि मुझसे हुआ होगा तो अच्छा ही हुआ होगा। तो भाई साहब, रामकृपाल और नकवी में क्या प्रतिभा आपने देखी, क्या प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट? यार ये व्यक्तियों के नाम लेके तुम पूछोगे तो खतरा हो जाएगा, मेरे दोस्त लोग हैं सारे के सारे। नहीं, इसमें नहीं सर, ये खतरा नहीं, ये देश के ऐसे पत्रकार हैं जिनके बारे में आपका असेसमेंट चाहिए जी। उनकी पत्रकारिता का आकलन होना चाहिए। दोनों जिनके नाम आपने लिए, रामकृपाल या नकवी, एक टीवी में मीडिया में गया बाद में, एक नवभारत टाइम्स में ही हमारे साथ संपादक बने दिल्ली में। तो दोनों ने अपनी क्षमता के साथ काम किया, अपनी प्रतिभा के साथ काम किया है। कोई भी इस क्षेत्र में बाहर से लाकर के आपके ऊपर कोई नहीं थोप सकता, किसी को बड़ा नहीं बना सकता। मालिक चाहें भी और बना दें तो आपको वो सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। आज नकवी या रामकृपाल दोनों को एक सम्मान की स्थिति समाज में प्राप्त है, पत्रकारिता की दुनिया में भी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये उनका अपना अर्जन है, खुद अर्जित किया उन्होंने ये, अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से। तो इसके लिए अवसर उन्हें देने की स्थिति में जरूर उनके सीनियर होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने अपनी प्रतिभा को प्रमाणित किया है। और सबसे बड़ी बात जो है, मुझे दोनों नाम जो आप ले रहे हैं, दोनों में मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी थी कि इन्हें अपने पेशे के प्रति एक ईमानदारी का भाव था। हम जो कुछ कर रहे हैं उसका कुछ महत्व है, ये एहसास दोनों को रहा। आप भी दोनों के साथ काम कर चुके हैं, इन दोनों के साथ आपको भी अनुभव हुआ होगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इन दोनों को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता को इस तरह प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त की। बड़ा मुश्किल होता है, सबको सफलता नहीं मिलती है, इन्होंने सफलता प्राप्त की, तो मैं उन्हें सैल्यूट करना चाहता हूँ। दोनों अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें फौरन आपको नमस्ते करनी चाहिए, पैर छूने चाहिए। ये वैसे ये बताइए कि क्योंकि गुरु जब ऐसा कहे तो बहुत बड़ा वो सम्मान होता है, जो आपने भी इन दोनों के बारे में कहा। अब मैं डॉक्टर भारती के बारे में जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर भारती को थोड़ा विश्लेषित कीजिए। आज के लोग डॉक्टर भारती के सिर्फ साहित्य वाले पक्ष से थोड़े बहुत परिचित हैं, पर जिस व्यक्ति ने धर्मयुग को ये विराट स्वरूप दिया, जिसको बाद में आपने संभाला, तो डॉक्टर भारती के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं जरूर बताना चाहूंगा डॉक्टर भारती के बारे में। डॉक्टर भारती संपादकों के संपादक थे। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि धर्मयुग में लगभग सारे लोग जो उनके साथ काम करते थे, सारे के सारे
आगे चल करके पत्रकारिता में संपादक बने। ये कोई छोटी बात नहीं हुआ करती है, चाहे वो कन्हैयालाल नंदन हो, चाहे योगेंद्र कुमार लल्ला हो, चाहे मनमोहन सरल हो, चाहे गणेश मंत्री हो, जितने भी नाम आप ले लें, रविंद्र कालिया हो, बिल्कुल तो ये पूरी बिल्कुल। परंपरा है। सारे के सारे एसपी सिंह, उदयन, आप इनके नाम लीजिए तो हैरानी होती है कि एक सब व्यक्ति संपादक के थे, साथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई छोटी बात नहीं है। तो उन्होंने संपादक तैयार किए हैं पत्रकारिता के लिए। जिस जो जमीन तैयार करने की बात होती है, वो काम डॉक्टर भारती ने किया था उस जमाने में। डॉक्टर भारती के साथ काम करना सचमुच मेरी पीढ़ी के लोगों के लिए एक सपना था, इसमें कोई संदेह नहीं। उनका बहुत बड़ा कद बन चुका था तब तक, पत्रकारिता में भी और साहित्य में भी। साहित्य में उन्होंने जो किया वो नव धर्मयुग में आने के पहले हुआ। उनका अपना एक कद है साहित्य में, उसको कोई हटा नहीं सकता वहां से। उनकी कहानियां, उनकी कविताएं, उनके नाटक, उनके उपन्यास, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उनके प्लस खाते में जाती हैं, लेकिन ये सब पत्रकारिता से पहले हुई थी। धर्मयुग में आने के बाद में उनके लिए धर्मयुग एक मात्र उद्देश्य बन गया था, उसे सफल बनाने का। और डॉक्टर भारती ने धर्मयुग के रूप में एक ऐसी पत्रिका भारतीय हिंदी के पाठकों को दी जिसकी उस जमाने में आवश्यकता थी। जिसे मैं व्हाइट स्पेक्ट्रम मैगजीन कहता हूँ, बहुत व्हाइट स्पेक्ट्रम है, सर जिसे कहते हैं सतरंगा, सब कुछ उसमें मिल जाएगा आपको। उसमें सार्त्र के अस्तित्ववाद पर भी बहस हो सकती है, और उसमें ये स्वेटर कैसे बुना जाता है ये भी बताया जा सकता है। उसमें साहित्य को लेकर के चर्चा की जा सकती है। उसमें आज व्यंजन कैसे बनाए जाए, रसोई में ये चीज कैसे बने, ये भी हो जाएगा। इतना बड़ा विशाल उन्होंने उसका कैनवास बना दिया था पत्रकारिता का, वो उस समय की जरूरत थी। धर्मयुग जैसी पत्रिका की एक जरूरत उस जमाने में थी, क्योंकि उसके माध्यम से हर तरह का पाठक हिंदी से जुड़ सकता था। उनका उद्देश्य भी यही था। तो पत्रिकाएं बहुत कम थी, और अखबार तो सारे काले पीले हुआ करते थे, मतलब रंग बिरंगे तो होते ही नहीं थे उस जमाने में। तो पत्रिका के माध्यम से, एक रंगीन पत्रिका के माध्यम से अपने पाठकों को आकर्षित करना, और इस तरह की सामग्री उन्हें देना कि उन हर पाठक को, चाहे वो छोटा बच्चा हो, वो डब्बू जी का कोना पढ़ करके खुश हो जाएगा, या छोटी सी बच्चों की कहानी पढ़ लेगा, चाहे वो कोई विचारक हो जो अज्ञे की बात पढ़ लेगा उसमें खुश हो जाएगा, चाहे वो कोई महिला हो जो गृहिणियों के संबंधित में 2 प्रश्न जो दिए जाते थे उसको पढ़ के खुश हो लेता था। तो मुझे लगता है कि सब तरह के लोगों को एक पूरे, जैसे कहते हैं ना, वो बुफे सजा देना, तो डॉक्टर भारती ने एक बुफे सजाया था, और उस बुफे में हर एक को अपनी रुचि की चीज मिल जाती थी, और प्लस उसमें उनकी दृष्टि भी थी साथ साथ। मुझे क्या क्या देना चाहिए, खाने में क्या क्या रखा जाना चाहिए, पौष्टिक पदार्थ ही रखूं मैं, दूध से ना रखूं। ये दृष्टि एक पत्रकार की दृष्टि हुआ करती है, या होनी चाहिए इस तरह की दृष्टि, कि वो जो कुछ परोस रहा है वो समाज के हित के लिए हो, पाठक के हित के लिए हो, उसके अहित के लिए ना हो। उसको अगर सब्जी देनी है तो कोई पौष्टिक सब्जी दे, ताकि उसमें सिर्फ स्वाद ही ना रहे, उसमें उसको पौष्टिकता भी प्राप्त हो। तो ये काम डॉक्टर भारती ने बड़ी कुशलता के साथ में किया था, और इसीलिए धर्मयुग को इतना आगे बढ़ा। धर्मयुग के हिंदी का 5 लाख तक उसका सर्कुलेशन पहुंचा था एक बार। उस जमाने में 5 लाख का सर्कुलेशन बहुत बड़ी बात होती है। आज भी कोई सपना था, सपना था, बिल्कुल, आज भी सपना है। आज भी सपना है वो। तो आज तो और स्थितियां थोड़ी, क्योंकि पत्रिकाओं के लिए जगह ही नहीं बची रही है। अब तो आपके टीवी मीडिया ने, और ये जो सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं, इसने एक अलग तरह की पत्रकारिता को जन्म दिया है, वो एक अलग बात है। लेकिन डॉक्टर भारती ने उस जमाने में, उस समय में, 60 के दशक से लेकर 60, 70, 80 तक वो रहे हैं, लगभग 20-25 साल तक रहे हैं डॉक्टर भारती। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को बहुत बड़ा अवदान दिया था, एक तो धर्मयुग के रूप में, और दूसरा धर्मयुग के अपने सहयोगियों के रूप में। वो सारे के सारे सहयोगी आगे चल करके बड़े पत्रकार बने देश के, हिंदी के। तो उनको, मुझे लगता है डॉक्टर भारती को इसके लिए भी याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा पत्र तो दिया ही, उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को ऐसे ऐसे हस्ताक्षर दिए जिनको देख करके हम आज गर्व से भर जाते हैं, अरे वाह, ऐसे लोग भी हमारे पत्रकारिता में हैं। सर तो दो लाइन इनके बारे में, सर इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बोल दीजिए ना। जैसे लल्ला जी से शुरू कीजिए। अभी आपने सारे संपादकों के जो नाम लिए, मैं उनके बारे में थोड़ा आग्रह करूंगा, कुछ जरूर बोले आप। देखिए, शुरुआत हम नंदन जी से करना चाहते हैं। नंदन जी, जब मैं आया था धर्मयुग में, तो नंदन जी साहब नंबर 2 थे धर्मयुग, भारती जी के बाद उनका नंबर आता था। तो नंदन जी ने जिस तरह की पत्रकारिता आगे चल करके, आप सोचिए कि वो एक अकेला व्यक्ति था जिसने ये पराग, दिनमान जैसी पत्रिकाओं और सारिका, 3 पत्रिकाओं का एक साथ संपादन किया था। मुझे नहीं लगता और कोई उदाहरण हमारे पास इस तरह का होगा। नंदन जी की पत्रकारिता से
आप उन पर सवाल उठा सकते हैं, नंदन जी के व्यक्तित्व को लेकर के चर्चा की जा सकती है, लेकिन 3 पत्रिकाओं को साधना कोई आसान काम नहीं हुआ करता है। बिल्कुल ये बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि साहब वो तीनों पत्रिकाएं बाद में चल के बंद हुई, तो धर्मयुग भी बंद हुई थी बंद होने को, तो सारी पत्रिकाएं बिल्कुल देश की सारी बिल्कुल पत्रिकाएं बंद हो बिल्कुल चुकी हैं, सब बंद हो गई। हाँ जी सब जी बंद हुई। तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रतिभा का आकलन होना चाहिए। मुझे लगता है नंदन जी की प्रतिभा का आकलन इस रूप में होना चाहिए कि वो जिस तरह के बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका, मतलब आप उनसे संगीत पर भी बात कर सकते हैं, आप उनसे साहित्य पर भी बात कर सकते हैं, आप उनसे चित्रकला पर भी बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने की। बच्चों की पत्रिका भी जी उन्होंने निकाली और बड़े लेखकों से बच्चों के लेख की रचनाएं लिखवा ली। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। जी संपादक का सबसे बड़ा काम मुझे बिल्कुल लगता है ये भी होता है कि वो सही व्यक्ति को चुन सके काम करवाने के लिए, उनसे काम भी करवा ले। ये बहुत बड़ा काम होता है संपादक का। नंदन जी ने इस जी काम को बिल्कुल मुझे लगता है निभाया था। लल्ला जी हैं, तो लल्ला जी ने बाद में चल करके वो मेला के संपादक बने थे, आपको याद होगा, जो आनंद अच्छी बाजार तरह से पत्रिका जी थी। तो जी जी लल्ला जी के पास अपनी एक दृष्टि थी, उनके पास अपने एक कलात्मक उनकी रुचि के व्यक्ति थे, बहुत अच्छा लेआउट वगैरह उनका बहुत बढ़िया हुआ करता था। और मुझे लगता है भारती जी ने उनको शायद लिया तत्काल, इसी बड़े कारण ये था कि वो बड़ा अच्छा लेआउट बनाते थे। और उस जमाने में कोई लेआउट के लिए अलग आर्टिस्ट नहीं हुआ करते थे, पत्रकार ही जो काम करते थे वही लेआउट भी बनाते थे, वही तय करते थे कहाँ फोटो लगाना है और कितना बड़ा फोटो लगाना है, और उसमें उसके सहयोगी जी उनको मदद किया कर सकते थे और करते भी थे। तो लल्ला जी को, वो भी निष्ठावान कार्यकर्ता मैं कहना चाहता हूँ उनको, उनकी मतलब आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी प्रतिभा को सलाम करना पड़ेगा। मनमोहन सरल अभी भी हैं हमारे साथ, उन्होंने आगे चल करके फिल्म फेयर का संपादन किया था। रविंद्र कालिया ने अपना प्रेस भी बाद में शुरू किया और अपने अखबार भी बाद में शुरू किया, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। तो ये सारे लोग मतलब बड़े और लेखकों में फिर आते शायद हैं। ज्ञानोदय के संपादक हो गए थे। नहीं, ज्ञानोदय के संपादक नहीं, वो नहीं हुए थे। कालिया जी कालिया जी हाँ, कालिया जी बाद में हुए थे, ज्ञानोदय के संपादक, नया ज्ञानोदय के संपादक बने अब थे, बड़े हाँ तो चर्चित रहे। आप तो हाँ कालिया जी की बात कर रहे हैं जी। बड़े चर्चित रहे कालिया जी उस जमाने में इस ज्ञानोदय के संपादन को लेकर के। उनमें एक खिलंदड़ा अंदाज था उस व्यक्ति का, कालिया जी का एक खिलंदड़ा अंदाज जिसे बोलते हैं ना, कि खेल खेल में बात कर देना, उस समय सब कुछ कह देना, कोई मजाक काम नहीं हुआ करता था। उनकी एक कहानी बहुत फेमस हुई थी, काला रजिस्टर, जिसे लेकर के विवाद भी बहुत चले थे, और ऐसा कहा जा रहा था कि उसमें भारती जी का चरित्र भी है, क्योंकि वो जिस तरह का वातावरण धर्मयुग में था। मैं उस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो बात आनी चाहिए बीच में, कि भारती जी के बारे में जब बात होती थी तो ये सामने आता था कि वो बहुत कठोर व्यक्ति है और बहुत निर्ममता के साथ में अपने सहयोगियों से काम लेते हैं। ये सारे शब्द मैं बिल्कुल सोच समझ के काम में ले रहा हूँ, और ये सब आरोप थे और कुछ हद तक सही भी थे। वो कठोर तो थे, वो निर्ममता के साथ काम भी लेते थे, लेकिन अपनी सफाई में उन्होंने एक बात कही थी जिस पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अगर इतना अनुशासन नहीं बना के रखता तो धर्मयुग वो नहीं होता जो धर्मयुग हो सका। ये उनका तर्क है और मुझे लगता है ये एक तर्क समझ में आने वाली बात है। जी बोलिए, एक कुछ कह रहे हैं। छोटी सी टिप्पणी बीच में, छोटी जानकारी। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब भारती जी सिगार पीते हुए बाहर निकलते थे तो पूरे धर्मयुग में सन्नाटा छा जाता था, जैसे कर्फ्यू लग गया हो। ये सही है, गलत नहीं है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन वही मतलब है कि उन्होंने अपना ऐसा एक, हम चाहो तो इसको आतंक कह सकते हो, या चाहो तो इसको उन्होंने अपनी ऐसी एक स्थिति बना ली थी कि उनके सामने उनका स्टाफ जो है पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम में ही मग्न दिखाई दे। इसलिए जब आप कह रहे हैं कि भारती जी जब वहां से निकलते थे तो सारा स्टाफ एकदम नीचे मुंह करके लिखने बैठ जाता था या कुछ करने बैठ जाता था, ये सही बातें वो हैं, लेकिन जी उनका अपना दूसरी तर्क मैंने स्थिति आपको ज्यादा सही है। दूसरी स्थिति ज्यादा सही है कि उन्होंने अपना स्थान ऐसा बना लिया था कि हर आदमी काम में लगा हुआ ही दिखना चाहता था। देखना चाहिए, क्यों वो कहते थे कि मैं भी ऐसा इतना मुझे काम लगता करता है। हूँ। आप मतलब डॉक्टर भारती को आप एग्जैक्ट 9:30 बजे दफ्तर में देख सकते थे और 5 बजे वो उठ जाते थे। उसके बाद का काम वो घर में जाके करेंगे, वो अपने साथ थैला लेके जाते थे, तो धर्मयुग का आधा काम घर में भी किया करते थे। वो तो धर्मयुग में हो चुके थे, बिल्कुल धर्मयुग में ही हो गए थे, एक समय पर्याय हो चुका था धर्मयुग और धर्मवीर भारती। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि धर्मयुग का नाम धर्मवीर भारती के नाम पर रखा गया है। तो इसको बिल्कुल आप क्या बिल्कुल कहेंगे, वो स्थिति उस आदमी ने बनाई थी अपनी।
तो ये उनकी पत्रकारिता, और मतलब उन्होंने जो उदाहरण पेश किए हैं, जैसे बांग्लादेश के युद्ध के समय जिस तरह की पत्रकारिता का उदाहरण उन्होंने पेश किया, बिल्कुल खुद बिल्कुल मोर्चे बिल्कुल पर गए, बिल्कुल। खुद मोर्चे पर गए। तो हम उनसे कई बातों में असहमत हो सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन जिन जिन बातों में वो उन्होंने अपने आप को प्रमाणित किया है, मुझे लगता है उसके लिए तो उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी आपको, कि धर्मवीर भारती जैसा बिल्कुल सर, संपादक एक तो बड़ी मुश्किल में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया कि वो जब बांग्लादेश में गए थे, तो वो जो रिपोर्टाज उन्होंने लिखे हैं वो तो हिंदी वार पत्रकारिता की धरोहर है। रिपोर्टिंग है, इस तरह की वार रिपोर्टिंग हिंदी में किसी ने नहीं की है। नहीं की, उसके बाद बिल्कुल भी वार जरूर हुए, और नहीं बाद में कर, तो मौके लोगों को जाने के, लेकिन नहीं हुआ नहीं कुछ सर, उस तरह का। रिपोर्टिंग ऐसी किसी ने की ही नहीं। वो तो बिल्कुल सही बात इतिहास है। है, थाती है। और वो खासकर जेपी साहित्यिक, के ऊपर जो कविताओं, जी वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं थी, वो कुल मिलाकर के एक साहित्यिक कृति भी बन गई। ये हेमिंगवे बिल्कुल के लिए बात कही जाती है, हेमिंगवे भी वार रिपोर्टर थे, और उनके उस दौरान जो उन्होंने कहानियां लिखी है, जिस तरह की रिपोर्टिंग उन्होंने की थी, उनकी रिपोर्टिंग भी उनकी साहित्य से कम रोचक नहीं हुआ करती थी। तो जी ये बिल्कुल स्थिति भारती जी ने बिल्कुल पैदा की थी। उनसे असहमत बहुत बातों में हुआ जा सकता है, लेकिन उन हिंदी पत्रकारिता को, उनकी देन को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और That has उनकी much, कविता भी याद कीजिए, वैसे उनकी कविता भी याद कीजिए, मुनादी मुनादी जो उन्होंने लिखी 72 थी साल का बुढ़ा। आंदोलन को लेकर के, हाँ जयप्रकाश नारायण वाले आंदोलन को लेकर के। मजेदार मुनादी का एक किस्सा बड़ा मजेदार है। जी जयप्रकाश एक बार जी मुंबई में आए थे, और एक जी पब्लिक मीटिंग थी गोरेगांव में, और उसमें भारती जी को मुनादी कविता पढ़नी थी। भारती जी तैयार तो थे, लेकिन आखिरी क्षण पर आकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, इस पब्लिक में, इस तरह की भीड़ में मैं नहीं पढ़ सकता, तो ये तो कविता तुम पढ़ दो विश्वनाथ। और मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हुआ था कि भारती जी मुझसे कह रहे हैं कि मैं कविता पढ़ दूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उस दिन वो कविता भारती जी की उपस्थिति में मैंने सुनाई। उन्होंने कहा कि ये इतनी भीड़ में ऐसे थोड़ी मैं सुना सकता हूँ। ये सर, उनका 2 लाइनें याद हैं उसके? मुनादी अपने आप में एक सबसे बड़ा एक नहीं उसका आपको हेडिंग। नहीं आपको जो भी लाइनें याद हो थोड़ा सुना दीजिए ना, रिक्रिएट कीजिए उस मीटिंग को। नहीं, तत्काल याद नहीं आ रही है मुझे, सॉरी। लेकिन गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं बीच में शब्द गड़बड़ कर दूंगा। लेकिन वो कविता अपने, उसका मोनाली शब्द जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण का शीर्षक था उस कविता का, और उस जमाने की सारी भावनाओं को एकदम सामने ला देने वाली चीज थी वो। बिल्कुल आप तो उस पीढ़ी बिल्कुल के होते हैं जो उससे प्रभावित होकर के आंदोलन में शामिल हुए थे, जी बिल्कुल जी तो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति जी को, बिल्कुल। ऐसे पत्रकार को हम आज बैठ के याद कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है उनसे। ऐसा नहीं है कि मतभेद नहीं होते थे, मतभेद भी होते थे, बहुत सारी चीज़ों पर उनसे असहमति भी हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद पत्रकारिता की दृष्टि से और एक संपादक के रूप में जो स्थान डॉक्टर भारती ने अपने लिए बनाया है, वो स्थान बहुत बिरलों को मिलता है, आसानी से नहीं मिलता। वैसे अब गणेश मंत्री जी, एसपी सिंह, हाँ, ये 2-3 उदयन नाम मैं शर्मा, लेने वाला, उदयन श्री, जी तीनों नाम जो हैं, जैसे गणेश मंत्री ने जी भारती जी के बाद उनकी वसीयत को संभाला था, जो विरासत दे के गए थे भारती जी, गणेश मंत्री ने उसके बाद संभाला, और वो कोई छोटी बात नहीं थी। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इतना बड़ा जूता था कि उसमें पैर बहुत छोटे पड़ रहे थे गणेश मंत्री, किसी के भी होते, कोई भी होता भारती जी के बाद में तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती। लेकिन गणेश मंत्री ने के पास अपनी दृष्टि थी। गणेश मंत्री को मैं उन पत्रकारों में मानता हूँ हिंदी में, गिने चुने पत्रकार इस तरह के हैं जिनके पास अपने विचार हैं। बहुत मुश्किल होता है कि आज की पत्रकारिता में विचार के लिए कुछ स्थान भी नहीं है, लेकिन गणेश मंत्री उन लोगों में से थे जिन्होंने विचारों की पत्रकारिता की थी। वो भी वकील बन सकते थे, वकालत उन्होंने पास भी की थी, बिल्कुल शुरुआत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद वो इसमें आए हैं। समाजशास्त्र में उन्होंने एमए किया था, उनके विषय बिल्कुल अलग थे, लेकिन धर्मयुग में राजनीति के सारे प्रश्न मंत्री जी, गणेश मंत्री ने शुरू करवाए थे। वो जो शुरू के 6 पेज हुआ करते थे राजनीति को लेकर के, वो सारे के सारे जी उन्होंने भारती जी जी निर्देशन में ही किए थे। तो ये एक धर्मयुग को एक नया एडिशन था उनकी तरफ से, मुझे लगता है, जो उससे पहले उस रूप बिल्कुल में नहीं था। बिल्कुल तो गणेश मंत्री जब उनके बाद संपादक बने तो उन्होंने उसको थोड़ा सा स्वरूप देने की कोशिश की, लेकिन वो फिसलन भरी राह पर था धर्मयुग तब।
नीचे उतरना ही था। गणेश मंत्री होते या कोई और भी होता, मैं भी बाद में पहुंचा था वहां पर गणेश मंत्री के बाद में, लेकिन कोई रोक नहीं पाया उस विचलन को फिर। और उसके अपने कारण हैं, उन कारणों पर भी कभी विचार जरूर होना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि हिंदी के सारे पत्र, सारे बड़े पत्र, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो दिनमान हो, चाहे वो सारिका हो, चाहे वो सब बंद हो गए, चाहे वो रविवार हो। लेकिन क्यों बंद हो गए, इस पर विचार होना चाहिए कभी ना कभी कि। और अब भी बात लोग करते हैं उनको रिवाइव करने की, तो मुझे लगता है वो अब धर्मयुग रिवाइव नहीं हो सकता, साप्ताहिक हिंदुस्तान रिवाइव नहीं हो सकता, सारिका रिवाइव नहीं हो सकती। अब जिसको भी शुरू करना होगा उनके आधार पर कुछ उससे अलग चीज पैदा करनी होगी। वो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक जमाना था वाइड स्पेक्ट्रम मैगजीन वाला जमाना था, वो आज वो नहीं रहा है। आज हमें अगर पत्रकारिता करनी है तो एक निश्चित पता होना चाहिए कि किसके लिए मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। हमारी दिक्कत हिंदी पत्रकारिता की ये रही कि सारे अखबार या सारी पत्रिकाएं सबके लिए हो गई, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब तो आपको अपनी निश्चित ऑडियंस तैयार करनी पड़ेगी कि इस ऑडियंस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इस ऑडियंस के लिए मुझे काम करना है, और उस के अनुसार आप काम करेंगे तो वो चीज अपनी जगह पर उसका एक अपना खांचा बना रहेगा, उस खांचे में वो फिट हो जाएगी। लेकिन धर्मयुग जैसी पत्रिका को फिर से निकालने की कल्पना करना, मुझे लगता है वो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। अब जो कुछ होना है वो विशेषज्ञता की जो बात होती है ना, वैसा होना चाहिए। एसपी सिंह, अब ये एसपी सिंह और उदयन, हाँ, एसपी सिंह का बहुत बड़ा योगदान हिंदी पत्रकारिता को रहा है। मतलब चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और उसको उसके कुछ मित्रों ने महामानव कहते हैं पत्रकारिता का। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी छोटी उम्र में एसपी सिंह ने जितना अर्जित किया है वो बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिला इस तरह का। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि एसपी ने भी अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर ही अपने आप को प्रमाणित किया था। तो सब वही करते हैं पत्रकारिता में, बिना उसके आप थोड़े दिन चमक सकते हैं, कुछ आप दिखावा कर सकते हैं चमकने का, वो सब हो सकता है, लेकिन असली बात जो हम याद करते हैं, आपको किस चीज के लिए याद करते हैं, तो जब याद किया जाएगा तो आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आपके विचारों के लिए आपको याद किया जाएगा। उस जमाने में एसपी सिंह ने जब पत्रकारिता को नया चेहरा देने की कोशिश की थी रविवार के माध्यम से, मुझे लगता है वो एक क्रांतिकारी कदम था। एक तरफ दिनमान था, एक तरफ धर्मयुग था, एक तरफ साप्ताहिक हिंदुस्तान था। इन तीनों की दुनिया में से एक अलग तरह की पत्रिका निकालने का काम एसपी सिंह ने किया था। बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती थी उसके सामने, और उस चुनौती को उन्होंने अच्छी तरह से निभाया और स्वीकार किया। और एसपी की भी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उसने भी बहुत सारे पत्रकार नहीं, संपादक पैदा किए। उनके भी बनाए रिपोर्टर रविवार के हुआ करते थे, वो आज हमारी पत्रकारिता के बहुत बढ़िया सुंदर चेहरे हैं, और उन चेहरों पर हमको गर्व होता है कि यार ये भी पत्रकारिता में है, ये भी हमारी पत्रकारिता में है। तो ये बड़ा काम एसपी सिंह ने किया था। अब मैं आपको बताऊं कि उस जमाने में एसपी सिंह छोड़ के जा रहे थे धर्मयुग, तो वो रिजाइन करना चाहते थे। डॉक्टर भारती ने उनसे कहा कि तुम रिजाइन मत करो, तुम अभी 6 महीने की छुट्टी पर जाओ, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए वहां पर तो तुम वापस आ सको। क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि नई पत्रिका कोई अखबार में आदमी निकाल लेगा इस तरह से। एसपी 6 महीने की छुट्टी पे गया, वो पता नहीं 6 महीने रहे कि नहीं छुट्टी पर, बाद में उन्होंने जल्दी इस्तीफा वहां से भेज दिया था, वो अलग बात है। लेकिन ये सहिष्णुता की बात ही भारती जी के, कि वो अपने साथी के लिए इतना सोच रहे थे कि भाई किसी की दिक्कत ना आ जाए इसको। लेकिन मुझे लगता है कि भारती जी भी उस समय थोड़े से उनकी क्षमता का आकलन करने में चूक गए होंगे, क्योंकि एसपी ने जहां जहां कदम रखा, चाहे वो रविवार हो, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, चाहे वो आज तक हो, उसने अपने आप को प्रमाणित किया है। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, और मुझे आज उनके बारे में बात कर रहा तो मुझे सचमुच गर्व की अनुभूति होती है कि यार हमारे साथ ऐसे लोग थे, हमारी पीढ़ी में इस तरह के लोग भी थे। उदयन अलग व्यक्तित्व है। मतलब उदयन का मामला तो और भी बढ़िया है कि वो भी एक, जैसे रविंद्र कालिया के लिए कहा जाता है ना खिलंदड़ा पत्रकार थे, वैसे ही उदयन भी हमारे खिलंदड़ा पत्रकार थे, खेल खेल में काम कर जाते थे। मतलब मुझे याद है जब मैं नवभारत टाइम्स में रविवार ये प्रश्न दिखता था, धर्मयुग से शुरुआत मैंने धर्मयुग से की थी, लेकिन उसके बाद 7 महीने बाद ही वहां से आ गया था मैं नवभारत टाइम्स में, और उसके बाद मेरे कोई लेख धर्मयुग में छपते नहीं थे, ना मैंने किसी ने लिखवाए ना मैंने लिखे। अपने नवभारत टाइम्स में छप करके मैं बहुत संतुष्ट था।
एक लेख पढ़ा था मेरे पास में, खुद मैंने लिखा था, और उदयन मेरे पास आया ऐसे ही, तो मैंने कहा, उसने उठा के देखा, पढ़ा, बोली यार ये तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा फिर, बोले ये तो धर्मियों में छपना चाहिए, नवभारत टाइम्स में नहीं छपना चाहिए। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, ये मैंने नवभारत टाइम्स के लिए लिखा है भाई। बोले नहीं, और वो उठा करके सीधा धर्मवीर भारती के पास पहुंच गया। ये हिम्मत उस जमाने में धर्मियों के स्टाफ में नहीं थी कि ऐसे सीधे धर्मवीर भारती के कैबिन में पहुंच जाए आदमी, लेकिन वो गया, और 10 मिनट बाद तो नीचे आके उसने मुझसे कहा कि वो तो धर्मियों में छप रहा है। ये जो अंदाज था उनका, ये बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरह से चीजों को मतलब संवार लेना। उसके साथ उसके पिताजी की परंपरा भी थी उसके साथ में, उदयन जी के पिता बहुत बड़े लेखक जी के। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा सा इरिटेट महसूस करते हैं कि अरे वाह, उदयन भी हमारे साथ था, एसपी भी हमारे साथ था, कि कोई छोटी बात थोड़ी होती है। भाई साहब, नारायण दत्त जी। आज सिर्फ हमने लोगों के बारे में बात करनी है। नारायण दत्त जी, नहीं, इसके बाद हम पत्रकारिता पे आप फिर आते हैं। नारायण दत्त जी के बारे में थोड़ा बता दें। नारायण दत्त जी नवनीत के संपादक थे, और उस जमाने में हम लोग नवनीत में लिखा करते थे। जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, लेकिन नवनीत में लिखा करता था, कुछ अपने नाम से, कुछ छद्म नाम से, क्योंकि पैसा मिलता था। 30 रुपए एक लेख के उस जमाने में दिया करते थे नारायण दत्त जी हमको, और वो 30 रुपए जिस महीने नहीं छपता था तो हमको लगता था इस बार रेलवे का ये पास कैसे बनेगा, क्योंकि 30 रुपए 24 रुपए का ही पास बनता था उस समय महीने का। तो आप सोचिए कि इस स्थितियां थी इस तरह की पत्रकारिता, क्योंकि सैलरीज बहुत कम थी उस जमाने में। तो नारायण दत्त जी से मुझे लगता है हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। संपादक क्या होता है, वो अपने आप को कभी मुख्य धारा का पत्रकार नहीं मानते थे। उनका कहना था कि मुख्य धारा तो दैनिक पत्रकारिता हुआ करती है, मैं तो मैगजीन का संपादक हूँ यार, मतलब ये तो मुख्य धारा में नहीं है, फिर भी आप मुझे पत्रकार मानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। नारायण दत्त जी में एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो अपने आप को बहुत विनम्र के रूप में देखते थे, और जरूरत से ज्यादा विनम्र थे। मुझे लगता है ये उनका एक ड्रॉबैक भी रहा होगा, उनकी विशेषता भी रही, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि विनम्रता से उनकी एक पूरी जमात, आज सारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके वो भाई साहब थे। आज नारायण दत्त जी नहीं है, लेकिन उन्हें याद करने वाले मुंबई में तो हर साल उनको याद किया जाता है, उनकी स्मृति में व्याख्यान होते हैं, बाकी जगह दिल्ली में भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह की पत्रकारिता हमें सिखाई, जब हम वहाँ लिखा करते थे, तो मैं आपको बताऊं संतोष कि हम जाकर के बाद में देखते थे, हाथ से लिखते थे, उस जमाने में टाइप वाइप नहीं होता था, हाथ से लिख के दे आते थे लेख, और जब हम बाद में कहते थे छपने के बाद हमको दिखाइए हमारे जो हमने लिखा था उसमें कहाँ कहाँ आपने कलम चलाई है, और उस व्यक्ति की निगाह हर उस जगह पर होती थी जहां थोड़ी सी भी कमी हो। कोई भी चीज बिना प्रमाणित हुए उसमें वो नवनीत में नहीं जानी चाहिए, ऐसा उनका उद्देश्य करता था। अगर मैंने लिखा है कि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो वो अपनी आदत के मुताबिक चेक करेंगे जाकर के कि हिंदुस्तान कब आजाद हुआ था। हालांकि मैं उनसे इस बात में सहमत नहीं था। मैं कहता था कि कुछ तो लेखक का भी दायित्व होता है कि वो कुछ सोच करके लिखे, ऐसे गलत लिख देगा तो संपादक कितना ठीक करेगा। और उनका कहना होता था कि लेखक अगर अपना दायित्व पूरा नहीं करता तो क्या संपादक भी दायित्व पूरा ना करेगा। तो परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। नारायण दत्त जी उन संपादकों में से थे जो सही और पूरी जानकारी अपने पाठकों को देना चाहते थे। उन्हें मनीषी पत्रकार के रूप में याद किया जाता है, मनीषी संपादक कहा जाता है। एक किताब निकली है उनकी स्मृति में, उसका नाम ही यही है, मनीषी संपादक नारायण दत्त। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति दुर्लभ है पत्रकारिता के क्षेत्र में जैसे वो थे। इतना ज्ञान उनका, चलते फिरते हम उनको विश्वकोश कहा करते थे। उनके देहांत की खबर जब मुझे मिली थी तो पहला रिएक्शन मेरे मुंह से ये निकला था, अरे भाई साहब नहीं रहे तो मैं किसको फोन करके पूछूंगा भाई साहब ये 15 अगस्त कब आता है। मतलब कुछ भी आप उनसे पूछ सकते थे, किसी भी विषय पर, साहित्य से लेकर के विज्ञान लेंगे, वनस्पति शास्त्र तक भी बात करेंगे। मतलब हैरानी होती थी उनको कितने विषयों पर ज्ञान है उनका। तो ऐसे ज्ञान वाले व्यक्ति पत्रकारिता में हों, मुश्किल है, बहुत मुश्किल मिलते हैं इस तरह के लोग, दुर्लभ प्राणियों में से। तो जी बिल्कुल, आपसे बड़ा अधिकारी इस समय कोई हो नहीं सकता जिससे ये सवाल पूछा जाए कि जिस पत्रकारिता का आपने जिक्र किया, जिसमें आप रहे, जिन लोगों
को आपने गढ़ने की कोशिश की, उन्हें जो स्थान मिला, और आज की पत्रकारिता में मूल्यों के हिसाब से, विषय वस्तु के हिसाब से, सामयिकता के हिसाब से, दोनों दुनिया में क्या फर्क है? जब आप कमांडर थे और जब आज आप कमांडर नहीं है, आप सिर्फ देख रहे हैं, दृष्टा हैं एक तरह से। संतोष, कमांडर वाली बात तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इन पिछले 50 सालों में हमारी पत्रकारिता में, बाकी भाषाओं की बारे में बात नहीं कर पा रहा हूं, मुझे बाकी भाषाओं के बारे में इतना पता भी नहीं है, कम से कम मैं हिंदी की बात करना चाहता हूं। हिंदी की पत्रकारिता में बहुत बड़ा अंतर आया है। बहुत बड़ा अंतर जब हम कहते हैं तो उसका मतलब कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत बड़ा कहने से बहुत बड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि सारी दुनिया में जो परिवर्तन आए हैं, व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है, उसका असर पत्रकारिता पर पड़ना था। एक जमाने में पत्रकारिता मिशन हुआ करती थी, आज पत्रकारिता धंधा भी नहीं बनी, कमीशन तक पहुंच गई है। तो जी बिल्कुल। उसके लिए कारण कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि आज की पत्रकारिता में उन मूल्यों को तलाशना, कुछ लोग तो मजाक भी करते हैं हमारा, कि आप इस समय आप 50 साल पुराने मूल्यों को क्यों तलाशना चाहते हैं, 100 साल पहले की भारतीय पत्रकारिता की गुणगाथा क्यों करते हैं आप, क्यों याद करते हैं बड़े बड़े पुराने पत्रकारों को, माखनलाल चतुर्वेदी को याद करते हैं हम और बड़े पत्रकारों को याद करते हैं, तिलक महाराज को याद करते हैं उनकी पत्रकारिता के लिए। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि वो हमारी जड़ें हैं, उनसे ऊर्जा प्राप्त करना हमारा अधिकार है। अगर हम उनसे ऊर्जा नहीं प्राप्त करेंगे तो ऊपर टहनी कहाँ जाएगी यार, नहीं जाएगी, सूख जाएगी वो। तो इन जड़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या लेकर आए थे हमारे सामने, क्या चीज उन्होंने रखी थी हमारे सामने। आज हमने इसे बिल्कुल व्यवसाय बना करके रख दिया, पूरी तरह से व्यवसाय, और वो भी ऐसा व्यवसाय जो घटिया व्यवसाय कहलाता हो। मैं मानने को तैयार हूं कि आज की पत्रकारिता वो नहीं है जो गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता थी, चल भी नहीं सकती इस जमाने में। गणेश शंकर विद्यार्थी अकेले अखबार लिखते थे, अखबार छापते थे, अखबार बेचने चले जाते थे। आज अगर मैं अखबार निकालना चाहता हूं तो मुझे करोड़ों की संपत्ति चाहिए, करोड़ों की पूंजी चाहिए, उसको खर्च करूंगा, उसके बाद में 100 आदमी मेरे साथ काम करेंगे, तब मेरी पत्रकारिता चल सकती है, तब मैं अखबार लेकर के बाहर मैदान में आ सकता हूँ। तो इतना पैसा जब मैं खर्च करूंगा तो निश्चित रूप से उसके बदले में कुछ तो अपेक्षा रखूंगा ना मैं। तो वो अपेक्षा आज के व्यावसायिक अपेक्षा है, उस अपेक्षा से हम इनकार नहीं करते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो पत्रकारिता एक अच्छा व्यवसाय है, कमाई का व्यवसाय हो सकता है, लेकिन कमाई ईमानदारी से। यदि मैं चीनी लेने जा रहा हूँ बाजार में और 1 किलो चीनी में 50 रुपए में लेता हूँ, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि वही दुकानदार जो है वो मुझे वो 999 ग्राम नहीं दे, मैं 50 रुपए पूरे दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी 1000 ग्राम मिलनी चाहिए। ये पत्रकारिता, ये ईमानदारी होनी चाहिए। इसका व्यवसाय है मेरा, ठीक है, समझ में आती है बात की। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े लोग, उनके हाथ में सारा प्रिंट मीडिया भी है, उनके हाथों में सारा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, तो वो अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए उनका उपयोग करते हैं, वो भी सही है। लेकिन हम ईमानदारी की अपेक्षा तो करते हैं ना उनसे, कि भाई जब अगर यही चीज आपने ली है, क्यों पत्रकारिता में आया? बड़ा व्यवसाय और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपसे ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि इसका असर सीधा समाज पर पड़ता है। तो सीधे समाज पर असर पड़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका प्रभाव समाज पर पड़ने वाला है, आने वाले कल पर पड़ने वाला है। तो इसके लिए समाज आपसे ये मांग करता है कि आप ईमानदारी के साथ अपने व्यवसाय को चलाएं। हमारा व्यवसाय डॉक्टर का व्यवसाय है। मैं ऐसा अक्सर कहा करता हूँ कि हम डॉक्टर से अपेक्षा करते हैं कि वो हमें ठीक करे, लेकिन डॉक्टर की अपनी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें भी पूरी होनी चाहिए। उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने चाहिए, उसके पास में भी रहने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए, उसके पास भी गाड़ी होनी चाहिए चलने की, सब कुछ स्वीकार है। लेकिन हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि डॉक्टर मरीज को ठीक करने की ईमानदार कोशिश करेगा, कोशिश करेगा। भगवान नहीं होता डॉक्टर, लेकिन कोशिश तो ईमानदारी से होनी चाहिए ना। वही हमारे पेशे से होता है। एक पत्रकार चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो रोटी कमाने के लिए या अच्छे कपड़े पहनने के लिए या अच्छी गाड़ी में सफर करने के लिए काम कर रहा है, उसके बावजूद जिस मुख्य उद्देश्य से, जो उद्देश्य है पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सीधा सा ये है कि हम लोगों तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाना चाहते हैं जो उन्हें जाननी चाहिए। आज हमारे दुर्भाग्य होता जा रहा है कि एक तरफ तो पूंजी लगाने वाला अपने हितों को देखता है, और दूसरी तरफ ये स्थिति बनती जा रही है कि हम लोगों को वो परोस रहे हैं जो लोग पसंद करते हैं।
मैं ये अखबार, इस तरह का अखबार निकालूं, ये लोगों को पसंद का अखबार है, मैं इस तरह की खबरें दूं, ये लोगों की पसंद की खबरें हैं, मैं इस तरह की सनसनी फैलाऊं, ये उन लोगों के अच्छा लगता है, लोग ये मांग करते हैं। लोग मांग करते हैं, इसके लिए पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार का दायित्व ये बनता है कि वो चीज लोगों को दे जो वो समझता है लोगों के हित में है। पहले तो लोगों का हित पहचाने, समाज का हित पहचाने, और उसके बाद उसको देने की ईमानदार कोशिश करे। मुझे लगता है हमारी आज की पत्रकारिता का सबसे बड़ा कष्ट यही है कि वो ईमानदारी खत्म हो गई है। पेशा तो बना लिया हमने, इसको अच्छा पेशा है, व्यवसाय भी है, ये भी बात सही है, बड़े बड़े व्यवसाय इसी तरह से बोलते हैं, कमाई भी होती है, ये भी बात सही है, लेकिन ईमानदारी से क्यों नहीं हो सकती? ये काम तो हमको करना पड़ेगा। और ये काम कोई पूंजीपति जिसने पूंजी लगाई है इसमें, कोई व्यवसायी जिसका बहुत बड़ा व्यवसाय है जो लगा रहे हैं, आज दुर्भाग्य से सारी पत्रकारिता एक तरह से बड़े व्यवसायियों की पत्रकारिता हो चुकी है, वो नहीं करेंगे ये काम। जी बिल्कुल, ये काम जी बिल्कुल। मुझे लगता है किसी छोटे से छोटे पत्रकार को करना होगा। पत्रकार ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, वो भी एक व्यवस्था में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि पत्रकारों को अपने काम को प्रमाणित करना होगा, अपने आप को प्रमाणित करना होगा कि हम जितना कर सकते हैं उतना तो ठीक करें। ये सही है कि वो एकदम सारा कपड़ा धो करके साफ नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटा सा रुमाल हमारे पास है उससे तो साफ कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल ये बिल्कुल। हमारी आज की और एक, पत्रकारिता की। जी बिल्कुल, इसमें एक चीज और हो गई है कि जब पहले पत्रकारिता होती थी, जब आप लोग लीडर थे, तो उस समय कहीं न कहीं दो चीजें होती थी कि पत्रकार को ये आप लोग समझाते थे कि तुम जो लिखते हो उसका क्या असर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिसके बारे में लिख रहे हो, क्योंकि उसकी अगर प्रतिष्ठा एक बार चली गई अनकन्फर्म्ड स्टोरी या फेक न्यूज की वजह से, वो फिर वापस नहीं आने वाली, चाहे तुम कितने भी खंडन या भूल सुधार उसके लिए छाप दो। ये आप लोगों ने सिखाया। उसके बाद एक चीज और उसमें अंतर्निहित थी कि समाज हमेशा दिमाग में रहता था कि हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, इसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और दुर्भाग्य की बात है कि भाई साहब आज ये दोनों ही चीजें पत्रकारों के दिमाग से तिरोहित हो गई हैं, गायब हो गई हैं, अंतर्ध्यान हो हाँ, गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तिरोहित हो गई हैं, लेकिन चारा क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि व्यवसाय तो ये बन चुका है, बड़ी पूंजी का धंधा है, ये बड़ी पूंजी का धंधा है, तो बड़ी पूंजी के लाभ भी वो लेना चाहेगा जो भी इसमें पूंजी लगाएगा, उसके बावजूद आपको कुछ काम करना है। लेकिन हुआ क्या है कि आज जो मालिकान है हमारे पत्रकारिता क्षेत्र में, उनके पास में अपनी एक दृष्टि है, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो बड़े स्वार्थों को, समाज के स्वार्थों को, समाज के हितों को भूल सकते हैं, थोड़ा सा दिखावा कर सकते हैं, वो संभव हो सकता है। लेकिन जो ईमानदारी, क्यों, पेशा तो बहुत सारे पेशे हैं दुनिया में, आप कुछ भी कर सकते हो, यही पेशा क्यों लेना चाहते हो भाई? ये पेशा आपने लिया है, अगर आपने अध्यापकी ली है, जैसे मैं डॉक्टर की बात करता हूँ वैसे मैं अध्यापक की बात करता हूँ, ये ऐसे पेशे हैं जिनमें बिल्कुल हमें कुछ दायित्वों को पूरा करना होता है। इन पेशे के साथ जुड़ी हुई बात यह है, अगर हमने ये पेशा चुना है तो उस पेशे की शर्तों को भी स्वीकार करना चाहिए। और एक शर्त ये भी है कि ये पेशे सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये पेशे समाज के लिए, आने वाले कल के लिए हैं, आने वाले कल की जो जनरेशन आने वाली हैं, पीढ़ियां आने वाली हैं, उन्हें बनाने के पेशे हैं ये। और मुझे लगता है कि इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पत्रकारिता के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा योगदान समाज को बनाने में या बिगाड़ने में कर सकते हैं। देखना हमको है कि हम बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं आज या बनाने वाला काम कर रहे हैं। अब आपसे आखिरी सवाल के रूप में मैं एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका उत्तर आपको देना ही चाहिए, वो है सोशल मीडिया का जर्नलिज्म और टेलीविजन का जर्नलिज्म। क्योंकि उस जमाने में जब टेलीविजन जब आप आते थे तो पत्रकारिता नहीं होती थी, एक व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण होता था। पर इस समय जब टेलीविजन चैनल, न्यूज चैनल्स की इतनी भीड़ है और उनमें जिस तरीके का चूहा दौड़ लगी हुई है, कोई भी चीज एक आप देखते हैं इस क्षण अगले क्षण वो झूठ साबित हो जाती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता टेलीविजन न्यूज को। तो मैं ये सोशल मीडिया जिस तरीके से एक अफवाह फैलाने का भी केंद्र हो गया है ज्ञान के साथ साथ, इन दोनों चीजों के बारे में आपसे ज्यादा अधिकारी कोई व्यक्ति नहीं है जो टिप्पणी कर सके। देखो संतोष, दोनों बातें हैं, दोनों के बारे में बात होनी चाहिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं ये दोनों के दोनों, क्योंकि आज की हमारी सारी जनरेशन को और आज के हमारे समाज को और हमारे आने वाले कल को ये दोनों बातें बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कर भी रही हैं। टेलीविजन न्यूज में
हम बड़ी मन से जाया देखा करते थे। मैंने भी न्यूज़ पढ़ी है, मैंने भी एंकरिंग किया, आपने जैसे शुरू में कहा था। लेकिन जिस तरह की एंकरिंग आज हो रही है, तो क्या कहेंगे उसको आप? मतलब मैं 1-2 चैनलों को छोड़ दूँ, किसी भी चैनल पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है, जिससे मुझे लगे कि मेरा कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है। मतलब आज चीख-चीख करके अपनी बात कहने से कोई बात का महत्व नहीं बन जाता, कोई बात बड़ी नहीं बन जाती है। जी। बहुत सावधानी से, बड़े प्यार से समझा सकते हैं आप बातों को। लेकिन जिस तरह की पत्रकारिता आज हम खास तौर पर टेलीविज़न पर आ गई है, अब आप सोचिए ना कि टेलीविज़न का बहुत बड़ा एंकर है, क्या नाम उनका, जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी दिया, वो कहते हैं रवीश। मैं रवीश कुमार। रवीश कुमार अगर ये कहते हैं कि मैं टेलीविज़न खबर समाचार नहीं देखता हूँ, तो सोचना पड़ता है कि वो व्यक्ति वो कहता है कि मेरी रोज़ी-रोटी यही है, उसके बावजूद मैं नहीं देख पाता हूँ। ये स्थिति है, इतनी घटिया चीज़ें हो रही हैं। तो ये पीड़ा जो है, ये हर अच्छे श्रोता की, हर अच्छे दर्शक की है कि किस तरह की पत्रकारिता हमारा टेलीविज़न हमको दे रहा है। टेलीविज़न बहुत क्रांतिकारी माध्यम है। छपे हुए शब्दों से कहीं ज़्यादा असर डाल सकता है, तत्काल असर पड़ता है टेलीविज़न का। लेकिन जिस तरह का माध्यम को हमने बना दिया है आज, तो आप सोचिए कि सारा दिन सवेरे से लेकर के रात तक अगर एक किसी व्यक्ति की हत्या या कथित आत्महत्या या कथित हत्या की बात पर ही हम सारा दिन लगा देंगे तो क्या होगा? मतलब उसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है क्या? या उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है क्या? मतलब देश में इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, इतने लोग मर रहे हैं, देश में बेरोजगारी फैली हुई है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से डाउन हो रही है। ये सारी चीजें हमारी पत्रकारिता का विषय नहीं रही। हम एक ही चीज को लेकर सवेरे से लेकर शाम तक गुजार सकते हैं। सही बात है कि उसमें रुचि होती है, सामान्य पाठक की, सामान्य दर्शक की रुचि इन चीजों में होती है, लेकिन वही है कि आप क्या परोसना चाहते हैं, वो जो उसे अच्छा लगता है या वो जो उसे अच्छा लगना चाहिए। मुझे लगता है ये सिखाने का काम ही पत्रकारिता का है और टीवी पत्रकारिता इसमें बुरी तरह से विफल रही है, बहुत बुरी तरह से विफल हो रही है। बहुत खतरनाक स्थिति हो गई है। किसी जमाने में दूरदर्शन अकेला था, हम कहा करते थे सरकारी मीडियम है, इसके माध्यम से हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हमने बहुत सारे काम किए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपातकाल के दौरान में मुंबई दूरदर्शन पर इस तरह के प्रोग्राम कर रहा था, जिनका सीधा रिश्ता आपातकाल से हुआ करता था। होते थे, सच की परछाई हमें कार्यक्रम किया करते थे, उसके माध्यम से नलिनी सिंह किया करती थी दिल्ली से, मैं मुंबई से किया करता था उस जमाने में। आप उन प्रोग्राम को याद कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अब नहीं हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि बदल गई। तो ये दृष्टि बदलने वाली चीज जो है, ये बड़ी खतरनाक हुई है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसके लिए पूर्णतः दोषी ठहराया जाएगा। आज नहीं तो कल ये बात किसी ना किसी को समझ में आएगी कि इसके माध्यम से हम समाज को कितना बड़ा जहर दे रहे हैं, धीरे 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 धीरे। और ये जो सोशल मीडिया है, तो ये और भी मजेदार चीज है। सोशल मीडिया द मोस्ट अनसोशल थिंग। कहते हैं इसे सोशल मीडिया है, लेकिन कैसा सोशल मीडिया है जो आदमी से लड़ा रहा है। और इसमें एक दिक्कत हो गई है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम था, बहुत, अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे सवाल सामने आ जाते हैं जो नहीं आ सकते थे। परंपरागत टीवी वाले या अखबार वाले नहीं उठाएंगे उन चीज़ों को। सोशल मीडिया के माध्यम से आप और मैं कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम में बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और वो मेरे पाठक तक, मेरे श्रोता तक पहुंच जाएगा। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है कि हम, कोई कहते हैं ना कि इसमें फिल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं है, कोई संपादक नहीं है। हर आदमी उठ करके अपना जारी कर देगा बयान सवेरे उठ करके, कोई भी, और वो कहीं भी पहुंच जाएगा। बाद में, जैसा कि आपने कहा कि बाद में आप कितना ही खंडन करते रहिए और क्षमा भी मांगते रहिए गलती के लिए, लेकिन डैमेज हैज बीन डन। वो जो डैमेज हो चुका है, उसके लिए ये जो कहना चाहिए, ये बिना छानी हुई जो पत्रकारिता है, सोशल मीडिया जिसे आप कहते हैं, ये छन के नहीं जाती है। नहीं तो अखबारों में या टीवी मीडिया पर भी कोई लिखता है, कोई पढ़ता है, कोई जांचता है, कोई संपादक होता है, कोई देखता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो वो चीज़ आगे जाती है। लेकिन सोशल मीडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक बहुत बड़ी ताकत सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के हाथ में आई है। मुझे लगता है उस ताकत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और दुर्भाग्य से हो रहा है। तो आज का प्रोग्राम समाप्त करने से पहले मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि विश्वनाथ जी का आना दिमाग को झंझोड़ने का एक प्रयास था, जिसे सफलतापूर्वक
विश्वनाथ जी ने किया, लोगों के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया, क्या क्या हो रहा है उसको इतने साधारण शब्दों में बताया। अगर कोई होता चिल्लाने वाला तो शायद ये सर के ऊपर से बात गुजर जाती, पर इसने दिमाग को और दिल को दोनों को परेशान किया है और सोचने के लिए विवश किया है। मैं एक ही आश्वासन दर्शकों को दे सकता हूं, इतना उन्होंने स्नेह दिया है हम लोगों को और इतना हमें हक दिया है कि हम उनसे जिद कर सकें, तो मैं आप लोगों की तरफ से उनसे जिद करूंगा और वायदा चाहूंगा कि हम रेगुलर सवालों के ऊपर आए, ताकि आप भी आज जो चल रहा है उससे अलग क्या होना चाहिए, उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका भी तरीका तलाशेंगे। पर सबसे बड़ी चीज, दिमाग के लिए खुराक कैसे मिल सकती है, उसके लिए जो प्रशिक्षक हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं और पुराने गुरु हैं, विश्वनाथ जी जैसों की जरूरत है और उन्हें हम तकलीफ देते रहेंगे, ऐसा मैं आपसे जिद करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। तुम ऐसी जिद करो, और मुझे बहुत आज अच्छा लगा। और आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों आपको बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के बारे में प्रतिक्रिया लिखिएगा और कल हम मिल रहे हैं श्री राम बहादुर राय जी से दोपहर में 12 बजे इसी समय। जो उनको जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी, उन्हें अच्छा लगेगा कल 12 बजे श्री राम बहादुर राय जी से मिलकर। नमस्कार। वैसा नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद संतोष।